चलिए आज हम लोग न्यू अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है कृषि। ये 10वीं कक्षा की अध्याय 4 हो जाएगी। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। क्या है? तो भारत सबसे महत्वपूर्ण देश कृषि से है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कितनी? तो 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कैसी है? कौन सी क्रिया? तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे देश की हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चा माल भी क्या करती है? तो पैदा करती है अलग अलग उद्योग। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादक जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। चलिए आगे आते हैं। हम लोग आएंगे प्रथम बार देखेंगे कृषि। तो जान गए कृषि के प्रकार। ध्यान कीजिएगा, कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। क्या है? तो प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधि में सार्थक परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है? तो ध्यान कीजिएगा, पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाज के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्यिक खेती तक कृषि के अनेक प्रकार है। क्या है? जीवन निर्वाह से लेकर खेती के वाणिज्यिक खेती से लेकर कृषि के अनेक प्रकार है। और वर्तमान समय भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए जाते हैं जो कि अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रारंभिक कृषि या फिर प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। तो इस प्रकार की कृषि क्या होती है? तो भारत के कुछ भाग में अभी भी की जाती है। कैसी? तो अभी भी जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की जाती है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजार जैसे लकड़ी के हल, दाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की से मदद ली जाती है। कैसे की जाती है? तो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि क्या की जाती है? कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजार जैसे लकड़ी के हल, दाव और खुदाई की छड़ी तथा परिवार के अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। और इस प्रकार की कृषि क्या होती है? तो प्राय मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। क्या होती है? तो कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों के उपयुक्त पर निर्भर करती है। आगे आते हैं। यह एक कर्तन दहन प्रणाली। यह कैसी प्रणाली है? तो किस प्रकार की आएगी प्रारंभिक निर्वाह कृषि? तो यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि में आएगी। किसान जमीन के टुकड़े को क्या करते हैं? साफ करके उन पर अपने परिवार का भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य आदि खाद्य फसल उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से क्या करती है? तो स्थानांतरित हो जाते हैं, चले जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। और कृषि के इस प्रकार का स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। चूँकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते हैं और इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता क्या होती है? कम होती है कर्तन और दहन में। इस देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तर पूर्वी राज्य असम में, मेघालय में, मिजोरम में और नागालैंड में से झूम के नाम से जानते हैं। झूम क्या है? तो उत्तर पूर्वी असम में, मेघालय में, नागालैंड में, मिजोरम में झूम कृषि कहा जाता है। मणिपुर में पामलू कहा जाता है। मणिपुर में कैसे कहा जाता है? तो पामलू कृषि कर्तन और दहन को कहा जाता है मणिपुर में। छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले और अंडमान में निकोबार द्वीप समूह में से दीपा के नाम से जानते हैं। दीपा कहाँ? तो अंडमान निकोबार और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में दीपा के नाम से जानते हैं। अब आते हैं झूम। झूम क्या होता है? तो कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में क्या कहा जाता है? तो मिल्पा कहा जाता है। ध्यान कीजिए, कर्तन और दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है। वेनेजुएला में कोनुको कहा जाता है। वेनेजुएला में क्या कहा जाता है? तो कोनुको कहा जाता है। ब्राज़ील में क्या कहा जाता है? तो रोका। ब्राज़ील में रोका कहा जाता है। मध्य अमेरिका में मसोइलो कहा जाता है। मध्य अमेरिका में क्या? तो मसोइलो कहा जाता है। इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। लदांग कहाँ पर? तो इंडोनेशिया में। और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। किस कृषि को? तो कर्तन और दहन कृषि, जो झूम की कृषि होती है उसे। आगे आते हैं। भारत में यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है। झूम की कृषि को अनेकों नाम से भारत में जाने जाते हैं। हर एक राज्य का अपना अपना अलग अलग। जैसे मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया का नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश में किस नाम से जानते हैं झूम कृषि को? तो बेबर और दहिया के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश में पोंडू के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? तो पोंडू के नाम से जानते हैं, अथवा पेंडा भी बोल सकते हैं। उड़ीसा में पामा डाबी या
कोमान या बारिंगा के नाम से जानते हैं। ओडिशा में क्या है, तो पामा डांगी, कोमान या बारिंगा के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से, पश्चिमी घाट में कैसे कैसे जानते हैं झूम कृषि को, तो कुमारी कहते हैं पश्चिमी घाट में। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे के नाम से जानते हैं। वालरे वाल्टरे कहाँ है, तो दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हो जाएगा। अगला दक्षिण पूर्वी हिमालय क्षेत्र में खील के नाम से जानते हैं। खील कहाँ जानते हैं कर्तन दहन को, तो हिमालय क्षेत्र में। झारखंड में कुरुआ के नाम से जानते हैं। झारखंड में किस नाम से, तो कुरुआ के नाम से। और उत्तर पूर्वी प्रदेश में झूम आदि के नाम से जानते हैं। किस नाम से, तो झूम आदि के नाम से जानते हैं। कहाँ, तो उत्तर पूर्वी प्रदेशों में। चलिए आगे आते हैं। रिंझा क्या है, एक चीज ध्यान कीजिएगा। रिंझा असम में डीफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गाँव में रहती है और वह अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पति को काटकर जलाकर साफ करते देख आनंद का अनुभव करती है। एक सेकेंड, ये छोड़ दीजिए जी। चलिए, ये झूम की कृषि के बारे में जान गए आप लोग कि कहाँ कहाँ किस नाम से जानते हैं। अमेरिका में मिल पाए ये सब, तो इसको शॉर्ट वीडियो में हम डाल देंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला करते हैं गहन निर्वाह कृषि। प्रारंभिक निर्वाह तो हो गया, अब गहन निर्वाह के बारे में जानते हैं। गहन क्या होती है, तो इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। क्या होता है, तो इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में जहां पर भूमि का जनसंख्या का क्या होता है, तो दबाव अधिक होता है। और यह श्रम गहन क्षेत्रीय है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, तो श्रम गहन खेती जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक निवेश को, मतलब जो सिंचाई का प्रयोग किया जाता है, जैव रासायनिक। चलिए आगे आते हैं। भू स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार क्या हुआ, तो छोटा होता गया और अलाभप्रद होता गया जा रहा है। और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं और अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव डालते हैं और तरह तरह के रासायनिक चीज उपयोग करते हैं। आगे आते हैं। आगे हो गया ये गहन निर्वाह कृषि के बाद वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। वाणिज्यिक कृषि क्या होता है, तो इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेश जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना होता है। क्या होता है, तो उच्च पैदावार प्राप्त करना होता है। कृषि के वाणिज्यिकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। अलग अलग राज्यों में क्या हो जाएगी, तो वाणिज्यिक प्रदर्शन क्या है, अलग अलग है। और उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु ओडिशा में यह एक जीविका फसल है। क्या है, तो वाणिज्य व्यापार का है, लेकिन ओडिशा में क्या हो जाएगा, तो ये घर चलाने के लिए उगाई जाती है चावल। आगे आते हैं। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। रोपण कृषि कैसे कृषि हो जाएगी, तो एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। और इस प्रकार की खेती में क्या होता है, लंबे चौड़े क्षेत्र में एक फसल क्या की जाती है, तो बोई जाती है। क्या की जाती है, तो एक फसल बोई जाती है। और रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है। क्या है, तो रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ, बीच का भाग कह सकते हैं। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है। कैसे, तो रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में, बड़ी क्षेत्र में की जाती है और अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता ली जाती है। रोपण कृषि कहाँ की जाती है, तो व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता ली जाती है। और इससे प्राप्त सारा उत्पाद क्या होता है, उत्पाद उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। क्या होता है, तो इसका उत्पाद कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। भारत में चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें। क्या है, रोपण फसलें चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें। असम, उत्तर बंगाल में चाय, कॉफी, चाय और कर्नाटक में कॉफी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें। चूँकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है। क्या होता है, उत्पादन तो बिक्री के लिए होता है और इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार क्या होती है, साधन में से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसे उत्तर पूर्व में बांस की कृषि देख सकते हैं ये। चलिए आगे आते हैं। अपने भारत के अब आते हैं शस्य प्रारूप में। अपने भारत के भौतिक विविधता और संस्कृतियों की बहुलता के संबंध में अध्ययन किया है। यह देश में क्या होता है, कृषि पत्तियों और शस्य प्रारूपों में प्रतिबंधित होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार की खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल है। तो भारत में 3 शस्य ऋतु है। कितनी शस्य ऋतु है, तो 3। कौन कौन हो जाएगी, जो रबी हो जाएंगी, खरीफ हो जाएंगी और जायद। कौन कौन, रबी, खरीफ और जायद। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोया जाता है। रबी फसल कब बोया जाता है, तो शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। कब, तो अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। गेहूँ, जौ, मटर,
चना और सरसों क्या है, तो कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। क्या हो जाएंगे, गेहूं, जौ, मटर, सरसों, चना क्या हो जाएगा, कुछ मुख्य रबी फसलें हो जाएंगी। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भागों में बोई जाती हैं। उत्तर, जैसे मान लेते हैं उत्तर पूर्वी, उत्तर और पश्चिम राजस्थान जैसे राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के लिए उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य है। और शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा इन फसलों के लिए के अधिक उत्पादन में क्या होती है, सहायक होती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी क्या होती है, तो उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। आगे आते हैं। खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। कैसे बोई जाती है खरीफ फसलें, तो देश के मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है, जो सितंबर अक्टूबर के मध्य में क्या है, अक्टूबर में काट ली जाती है। और इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल होते हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ, चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई। कहाँ, तो पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल चावल बन गई है। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें औस, अमन और बोरो बोई जाती। कहाँ, तो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें औस, अमन और क्या, तो बोरो बोई जाती है। रबी और खरीफ फसलें क्या होती है, फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीच ऋतुओं के मध्य ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। जायद ऋतु में क्या होता है, मुख्यतः तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियां और चारे की फसल की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। गन्ने की फसल को तैयार होने कितने वर्ष, तो 1 वर्ष लगता है। आगे आते हैं। मुख्य फसलें, मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती है। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि। चावल भारत में अधिकांश लोगों एवं खाद्यान्न चावल है। चावल क्या है, तो भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादन देश है। ये देख सकते हैं प्रमुख क्षेत्र और गौण क्षेत्र कृषि के, तो प्रमुख क्षेत्र इधर हो जाएंगे और गौण क्षेत्र ये बीच वाले हो जाएंगे। चलिए, उत्पादक देश है दूसरा। यह एक खरीफ फसल, चावल क्या है, तो खरीफ फसल जिसे उगाने के लिए उच्चतम तापमान कितना, तो 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर से और अधिक आर्द्रता, वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 25 सेंटीमीटर से अधिक तापमान और वर्षा 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है चावल को। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानी तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। कहाँ कहाँ, तो उत्तर पूर्वी मैदानों, उत्तर और तटीय क्षेत्रों में और डेल्टाई क्षेत्रों में क्या होती है, तो प्रदेश में उगाया जाता है। नहरों में जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया। किसके कारण, तो नहरों का जल और नलकूपों के कारण हो सका है। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। गेहूं क्या है, तो भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, जो कि देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में पैदा की जाती है। कब, कहाँ, तो उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल उगाने के कारण क्या है, उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। और इसे उगने के लिए सामान्य रूप से वितरिका कितना, तो 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूं के लिए कितना, तो 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा में गेहूं उगने वाले 2 मुख्य क्षेत्र होते हैं। कौन कौन, तो उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। कहाँ, गेहूं कहाँ उगेगा, तो उत्तर पश्चिम गंगा और सतलज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश जो होगा गेहूं के लिए उपयोगी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य क्या है, ध्यान कीजिएगा, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य। आगे आते हैं।
मोटे अनाज जिसमें मिलेट होता है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज है। क्या है? तो ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाने जाने वाले मोटे अनाज है। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। क्या होती है? पोषक तत्व अत्यधिक मात्रा में होती है। उदाहरण के लिए ले सकते हैं, रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा होता है। क्या होता है? लोहा। आयरन की मात्रा किसमें? तो रागी में प्रमुख मात्रा में होता है, प्रचुर मात्रा में। कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक तत्व और भूसी मिलती है। क्षेत्रफल उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। क्षेत्रफल उत्पादन की दृष्टि से ज्वार का में स्थान है, तो तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। आगे आते हैं। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसकी के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। ज्वार के लिए इसमें प्रमुख उत्पादक राज्य कौन हो जाएंगे? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। ज्वार के लिए कौन कौन हो जाएंगे? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हो जाएंगे। आगे आते हैं। बाजरा। बाजरा क्या है? ध्यान कीजिएगा, तो ये बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है? तो बलुआ और उथली काली मिट्टी पर बाजरा उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके प्रमुख उत्पादक राज्य। कौन कौन? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल। कैसी? तो शुष्क प्रदेशों की फसल है। यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। कैसी? तो लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य हो जाएंगे कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन? तो कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। आगे आते हैं मक्का के बारे। मक्का यह एक ऐसी फसल है जो कि खाद्यान्न व चारा दोनों के रूप में उपयोग होती है। कैसे? तो खाद्यान्न और चारा दोनों के रूप में मक्का का उपयोग होती है। और यह एक क्या है? मक्का तो खरीफ फसल है। कैसी फसल है? तो खरीफ फसल है। ये देख सकते हैं चित्र में प्रमुख क्षेत्र और गौण क्षेत्र के बारे। चलिए, मक्का क्या है? तो ध्यान कीजिएगा, तो खरीफ फसल है और यह 21 सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। कैसे? तो बांगर पर अच्छी तरह से उगाई जाती है। कितना? तो तापमान 21 से 27 डिग्री में उगाई जाती है। जिसे बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी फसल की ऋतु में आती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में क्या आती है? तो मक्का रबी फसल के रूप में आती है। आधुनिक प्रयोगों, निवेशों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग में मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश मक्का के उत्पादन का राज्य है। अब आते हैं दाल। दाल क्या है? तो भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता, खुद खाता है और खुद उपजाने में भी आगे है, सबसे नंबर 1, और खाने में भी सबसे नंबर 1 भारत है जो विश्व में है दाल में। शाकाहारी दालों खानों में दाल सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती है। क्या होती है शाकाहारी खानों में? तो दाल सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती है। तूर, जो इसको हम अरहर कहते हैं, या फिर उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। आगे आते हैं कि दालों को नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थिति में उगाया जा सकता है। कैसे? तो शुष्क परिस्थिति में इन्हें उगाया जा सकता है। फलीदार फसल होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती है। क्या करती है? अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें क्या करती है? तो वायु से नाइट्रोजन लेके भूमि की क्या होती है? तो ध्यान कीजिएगा, उर्वरता बनाए रखती है। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। भारत के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक दाल का प्रमुख उत्पादक राज्य। कौन कौन? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक। कौन कौन? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक हो जाएगा। आगे आते हैं। खाद्यान्न के अलावा अन्य खाद्य की फसल के होते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हम आएंगे गन्ना पर। गन्ना में आएंगे। गन्ना एक उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। क्या है? उष्ण उपोष्ण। इसकी भी 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, जितना मक्का को चाहिए, और 75 से 100 सेंटीमीटर इसको वर्षा कितना चाहिए? तो गन्ने के लिए तो 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। कैसी जलवायु? तो उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। क्या होती है? कम वर्षा वाले में सिंचाई। इससे अनेक प्रकार के मिट्टी में उगाया जा सकता है और इसके बुआई के लिए तथा कटाई के लिए काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे उत्पादक राज्य है। सबसे बड़ा देश कौन है? तो देश ब्राज़ील हो जाएगा। ब्राज़ील के बाद भारत दूसरा सबसे उत्पादक देश है गन्ना का। इससे चीनी, गुड़,
खांडसारी शीरा बनाने के काम आता है। भारत में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य। आगे आते हैं, अगला है तिलहन। तिलहन में क्या होता है कि वर्ष 2014 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। क्या 2014 में कैसा था? तो ध्यान कीजिएगा, चीन के बाद दूसरा उत्पादक देश कौन था तिलहन में? तो भारत था। सन 2014 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। कैसा? तोरिया के उत्पादन 14 में तो कनाडा और किसके बाद? भारत को, तो चीन के बाद तीसरा स्थान। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती है। कितने? तो 12% जितना बोया जाता है उसका 12% भाग पर कई प्रकार का तिलहन उत्पादन, जिसमें मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौली, अलसी, सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। इनमें से अधिकतर खाद्य और खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? जिसमें खाना और खाद्य बनाने में प्रयोग किया जाता है। परंतु इससे इनमें से कुछ तेल के बीज को साबुन, प्रसाधन और श्रृंगार का सामान और उबटन उद्योग में भी कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। मूंगफली क्या है? तो खरीफ की फसल है तथा देश के मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। क्या होता है? मूंगफली खरीफ फसल है, इसका तिलहन उत्पादन आधा भाग इसी से प्राप्त होता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं 4.9 में कि एक बूढ़े व्यक्ति हैं जो कि ये मूंगफली के लिए हुए हैं। फिर यहाँ 2 में देखिए सूरजमुखी और 3 में ये सरसों हो गया। चाय की खेती 4.10 में चाय की पत्ती की चुनती महिलाएं हो गए। आगे आते हैं, प्राप्त होता है किससे? तो आधा भाग मूंगफली से प्राप्त होता है, ये खरीफ फसल। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र मूंगफली के मुख्य उत्पादक राज्य। कौन कौन? तो गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र मूंगफली के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अलसी और सरसों रबी की फसल है। अलसी और क्या है? इसको तीसी, सामान्य हम लोग की भाषा में तीसी कहा जाता है अलसी को, और सरसों को रबी फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में रबी फसल है। तिल क्या है? तो उत्तरी भारत में खरीफ फसल है, मूंग के साथ बोया जाता है, जबकि ये क्या कहते हैं और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। अरंडी खरीफ और रबी दोनों है। अरंडी क्या है? तो खरीफ और रबी फसल दोनों है अरंडी, चलिए, जो कि दोनों ही ऋतु में बोया जाता है। अब चाय की खेती रोपण कृषि है। चाय की कैसी कृषि है? तो रोपण कृषि है, और यह का एक उदाहरण है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। कैसा है? तो पेय पदार्थ है और पदार्थ की फसल है, जिसकी शुरुआत में अंग्रेज भारत लाए थे। शुरुआत में क्या हुआ था? तो अंग्रेज भारत में लाए थे। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। क्या है? अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमरस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। कहाँ? तो चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमरस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। चाय की झाड़ियाँ को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। क्या होती है? झाड़ियाँ उगाने के लिए तो वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछार इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। चाय क्या है? तो चाय एक श्रम सघन उद्योग है। कैसी उद्योग है? तो श्रम सघन उद्योग है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। क्या चाय के लिए क्या चाहिए? प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती है। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्र में असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल है। कौन कौन? असम, बंगाल, तमिलनाडु और केरल चाय के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय की खेती उगाई जाती है। कौन कौन? इस चारों के अलावा तो ध्यान कीजिएगा, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा राज्य में चाय की खेती उगाई। सन 2014 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा चाय उत्पादक देश था। कैसा था? दूसरा चाय उत्पादक देश था चीन के बाद भारत 2014 में। आगे आते हैं कॉफ़ी क्या हुआ था? 2014 से भारत में विश्व की लगभग 3.5% कॉफ़ी का उत्पादन किया। विश्व की लगभग कितना भारत किया है? तो 3.5% कॉफ़ी का उत्पादन किया है। भारतीय कॉफ़ी क्या होती है? तो भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की। किस प्रकार की? तो अरेबिका किस्म की कॉफ़ी हमारे देश में पैदा की जाती है, जो कि भारत में यमन से लाई गई थी। कहाँ से? तो भारत में यमन से लाई गई थी।
तो यमन से अरेबिका किस्म की कॉफ़ी भारत में लाई गई थी। चलिए, इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ी से हुई थी। कहाँ से? तो बाबा बुदन पहाड़ियों से की गई थी। और अरेबिका किस्म की कॉफ़ी की विश्व में बहुत अधिक मांग है। आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के पास कर्नाटक में और केरल और तमिलनाडु में की जाती है। कहाँ? तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में बाबा बुदन की पहाड़ियों के आसपास की जाती है। आगे आते हैं। कॉफ़ी हो गया। बागवानी फसल। बागवानी फसल में क्या हुआ? सन 2014 में भारत विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। कैसा था? चीन के बाद फसलों और सब्जी उत्पादन में दूसरा स्थान था। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादन देश है। कैसा है? तो उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार का फसल का उत्पादन देश है। भारतीय फलों जिनमें से फलों में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के आम। भारत में कैसा आम कहाँ के? तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के आम हो जाएंगे। नागपुर और चेरापूंजी के क्या हो जाएंगे? तो ध्यान कीजिएगा, चेरापूंजी मेघालय के संतरे, नागपुर और चेरापूंजी के संतरे। केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले। केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले। उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची। लीची कहाँ का? तो बिहार और उत्तर प्रदेश की। मेघालय की अनानास। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के क्या हो जाएंगे? तो अंगूर। और हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के सेब। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के क्या हो जाएंगे? सेब। नाशपाती और खुबानी, ये सब हो जाएंगे। अखरोट विश्व भर में अत्यधिक मात्रा में मांग है। चलिए आगे आते हैं। जैसे कि अखरोट का ये देख सकते हैं पेड़ है, ये देख सकते हैं सेब का हो गया, और यहाँ पर देख सकते हैं अनार का पेड़ हो गया। चलिए आगे आते हैं। भारत की विश्व की लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन भारत करता है। विश्व की कितनी प्रतिशत? तो 13% सब्जियों का उत्पादन भारत करता है। भारत का मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैगन, आलू और उत्पादन में प्रमुख स्थान है। किसमें? तो आलू के उत्पादन में। आगे आते हैं। अखाद्य, जैसे कि सब्जी के उत्पादन में यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये है मटर का, ये फूल गोभी का देखिए, टमाटर का देखिए, ये बैगन का देखिए, गोला बैगन लमका वाला ना है। आगे आते हैं। अखाद्य फसल में रबर क्या होती है? रबर भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थिति में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र में भी उगाई जाती है। कहाँ की? तो भूमध्य रेखीय फसल है, लेकिन विशेष परिस्थिति में क्या होती है? उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र में भी उगाई जाती है। और इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। कैसी? तो इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा रबर को चाहिए, और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबर एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो कि उद्योगों में प्रयुक्त होता है। कहाँ प्रयुक्त होता है रबर? तो उद्योगों में प्रयुक्त होता है, जो महत्वपूर्ण कच्चा माल है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों पर उगाई जाती है। कहाँ मुख्य रूप से? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और क्या है? तो मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाई जाती है। सन 2012-13 में प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान था। 2012 में कैसा स्थान था? तो प्राकृतिक रबर उत्पादन में भारत का चौथा स्थान था। आगे आते हैं। रेशेदार फसल में कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसल कौन कौन हो जाएंगे? तो कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशे हो जाएंगे। कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशे मुख्य हो जाएंगे। इनमें से पहले 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती थी। पहले 3 कैसे? तो मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती थी। और चौथा रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होती थी। क्या? तो ध्यान कीजिएगा, रेशम। चलिए यहाँ पर देखिएगा, प्राकृतिक रबर के उपयोग 2010-11 में देखिए सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ होता है? गाड़ी के टायर ट्यूब में होती है। उसके बाद धीरे धीरे देख सकते हैं अन्य में, आप लोग देख लीजिए। आगे आते हैं। जो कि कोकून से प्राप्त होती है। रेशम कहाँ से प्राप्त होती है? तो कीड़े के कोकून से प्राप्त, जो कि मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। कीड़े कहाँ पलता है रेशम की? तो मलबरी पेड़ के हरी पत्तियों पर पलता है। और रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालना रेशम उत्पादन कहलाता है। क्या कहते हैं? तो रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालना रेशम उत्पादन कहलाता है। चलिए आगे आते हैं। अगला है कपास। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। क्या माना जाता है? तो भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। और सूती कपड़ा उद्योग में कपास का मुख्य
मुख्य कच्चा माल है। क्या है? तो सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है। क्या स्थान है? तो कपास उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है। दक्कन पठार के शुष्क भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए प्रयुक्त मानी जाती है। क्या मानी जाती है? तो ध्यान कीजिएगा, दक्कन पठार के शुष्क भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए प्रयुक्त मानी जाती है और इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा तथा सिंचाई और 210 पाला रहित चाहिए दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। 210 हो जाएगा ये बारिश। यह खरीफ फसल है और इसे पक्का तैयार होने में 6 से 8 महीना लगता है। कितना? कपास खरीफ फसल है, कितने समय लगता है? तो 6 से 8 महीने लगता है। और महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य। क्या है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य। जूट अगला आते हैं। जूट क्या है? जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं। क्या कहते हैं? जूट को तो सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरता मिट्टी में उगाई जाती है और जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी क्या करती है? जमा होती है और इसके बढ़ने के समय और उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य। कौन कौन है तो जूट का? तो पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य है और इसका उपयोग बोरिया, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे और दूसरी दस्तरी की वस्तु बनाने में किया जाता है। किस किस में? तो का प्रयोग बोरिया, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में की जाती है और इसका उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो रही है। किसके लिए हो रही है? तो इसकी उच्च लागत और के कारण कृत्रिम रेशों जैसे नए कृत्रिम पैकिंग सामग्री और विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो रही है। आगे आते हैं। आगे प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। जैसा कि पहला आप लोग को बताया गया है कि पहले ही कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है। कैसे? तो हजारों वर्ष आरंभिक काल से चलते आ रही, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में भारत क्या लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग में से कृषि का विकास अवरुद्ध होता जा रहा है और तथा इसकी गति मंद होती जा रही है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश में क्या हो रहा है? एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी एवं संस्थागत क्या है? सुधार लाने की आवश्यकता कितने प्रतिशत से? 60% से अधिक होती है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य रखा था। क्या रखा गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी। कैसे? पुश्तैनी टुकड़ों में, जिसकी चकबंदी करना क्या हो गया? तो अनिवार्य था। चलिए अगला आते हैं। भूमि सुधार के कानून तो बने परंतु इसके लागू करने में ढील गई। 1960-70 के दशक में भारत सरकार ने अनेक प्रकार के कृषि सुरक्षा सुधारों की शुरुआत की। कब? तो 1960-70 के दशकों में पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति, फ्लड ऑपरेशन जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ की गई थी, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। इसलिए 1980 तथा 90 के दशक में क्या हुआ? तो व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया जो कि संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था और इस दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में क्या हुआ? सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंक, सहकारिता समिति और बैंकों की स्थापना सम्मिलित थे। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू किया। क्या किया? तो किसानों के लाभ के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की भी शुरुआत की गई। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाए। कहाँ पर? तो आकाशवाणी पर। किसानों को बिचौलियों और दलालों से शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्य का सरकार घोषणा करती है। जैसे कि अभी देख सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना आई है और भी 2000 मंथली मिलता है। चलिए आगे आते हैं।
चलिए आगे आते हैं। आगे भूदान ग्राम दान। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने अपने सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था और उन्होंने अपना अत्याधुनिक अत्याधुनिक उत्तराधिकारी घोषित किया आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया। उन्होंने गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा में भी गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने पूरे देश की पदयात्रा की। और एक बार जब वो आंध्र प्रदेश के एक गांव पोंचमपल्ली में बोल रहे थे तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांग की। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वादा तो नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करे तो वो भारत सरकार से बात करके उनके लिए जमीन मुहैया करवाएंगे। और अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने क्या किया, 80 भूमिहीन किसानों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। और क्या हुआ, इसे भूदान के नाम से जाना गया। किसने? तो रामचंद्र, ध्यान कीजिएगा, तो रामचंद्र रेड्डी ने 80 किसानों के लिए 80 एकड़ दान की, उसे भूदान के नाम से जाना जाता है। और बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं को और अपने विचारों को पूरे भारत में फैलाया। और कुछ जमींदारों ने, जो अनेक किसानों के गाँव के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गाँव देने की पेशकश की और इसे ग्राम दान कहा गया। और परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया। और विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामोदय आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया। किस भूदान ग्राम आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया। आगे आते हैं। कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी 2010-11 में देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन थी। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रतिरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएंगे, जो समाज के लिए व्यापक निहितार्थ होंगे। कृषि के महत्वपूर्ण को समझते हुए भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किया है और भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की। पशु चिकित्सक सेवाओं और पशु प्रजनन केंद्रों की क्या की गई, तो स्थापना बागवानी विकास और मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान क्षेत्र के अनुसंधान और विकास को वरीयता दी गई। जैसा कि आप तालिका 1 में स्पष्ट होता है कि पिछले वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई, परंतु इससे देश में क्या हुई, पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे और कृषि में विकास का दर कम हो रही है, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। और वर्तमान में भारतीय किसान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से एक बड़ी चुनौती का क्या करना पड़ रहा है, तो सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि देख सकते हैं भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि प्रतिशत कृषि में देखिए 13-14 में ये सकल घरेलू उत्पाद नया वाला आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे आते हैं। कृषि सेक्टर में विशेष रूप से करना पड़ रहा है और रासायनिक उर्वरकों पर सहायकी कम करने में से उत्पादन लगातार बढ़ती रही है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादनों पर आयात कर घटाने से देश में क्या हुई, तो कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है और किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिसके कारण किसानों में क्या कृषि में रोजगार घट रहे हैं। आगे आते हैं। खाद्य सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या खाद्य सुरक्षा, आप जानते हैं कि भोजन एक आधारभूत आवश्यकता है। क्या है, बिना भोजन के इंसान जीवित नहीं रह सकता या कोई भी जीव जंतु नहीं रहे। और देश के प्रत्येक नागरिक को एक ऐसा भोजन मिलना चाहिए जो न्यूनतम पोषण स्तर प्रदान करे। और यदि हमारी जनसंख्या के किसी भी भाग को यह उपलब्ध नहीं होता है तो वह खंड खाद्य सुरक्षा से क्या हो सकती है, तो वंचित हो सकती है, न्यूनतम पोषण स्तर नहीं मिल पाएगा। तो हमारे देश के कुछ प्रदेश विशेषतः आर्थिक दृष्टि से कम विकसित राज्यों जहां अधिक निर्धनता व्याप्त है, वहां उन लोगों का अनुपात अधिक है जिन्हें खाद्य सुरक्षा प्राप्त नहीं है। देश के सुदूर क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं और अनिश्चित खाद्य आपूर्ति की अधिक संभावना होती है। भारत के लिए सभी वर्गों को खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए हमारी सरकार ने सावधानीपूर्वक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली क्या की है, तो रचना की है। और इसके 2 घटक है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, एक हो जाएगा बफर स्टॉक और एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS। जैसा कि आप जानते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक कार्यक्रम है जो कि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराती है। कौन, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आगे आते हैं।
भारत की खाद्य सुरक्षा नीति का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय सामान्य लोगों को खरीद सकने योग्य कीमतों पर खाद्यान्न की उपलब्धता का सुनिश्चित करना। इससे निर्धन भोजन प्राप्त करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। और इस नीति का केंद्र कृषि उत्पादन में वृद्धि और भंडारों को बनाए रखने के लिए चावल और गेहूं की अधिक प्राप्ति के लिए समर्थन मूल्य को निर्धारित करना है। खाद्यान्नों की अधिक प्राप्ति और भंडारण की व्यवस्था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करती है। कौन करती है? खाद्यान्नों की अधिक उत्पादन और भंडारण की व्यवस्था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करती है, एफसीआई करती है। उसके जबकि इसके वितरण को सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा सुनिश्चित करती है। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थक मूल्य पर किसानों को खाद्यान्न प्राप्त करवाती है और सरकार उर्वरक, ऊर्जा और जल जैसे कृषि निवेशकों पर सहायकी सब्सिडी उपलब्ध कराती है। अब इन सहायकों का बोझ उठाना असहनीय हो रहा है और इससे दुर्लभ निवेशकों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग भी हो रहा है। जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से जलाकांतता, लवणता और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की समस्या पैदा हो रही है। और ऊंचा न्यूनतम समर्थक मूल्य निवेशों में सहायकी और एफसीआई द्वारा शर्तिया खरीद से स्वास्थ्य प्रभुत्व को बिगाड़ दिया है, जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उनमें मिलता है। इसके लिए गेहूं और चावल की अधिक फसलें उगाई जा रही है। पंजाब और हरियाणा इसके अग्रणी राज्य है। जैसा कि आप जानते हैं कि उपभोक्ताओं को दो वर्गों में बांटा गया है, गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल और गरीबी रेखा से ऊपर एपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइनर और एबव पॉवर्टी लाइनर। तो जो गरीबी रेखा से नीचे उन्हें बीपीएल और जो ऊपर है उसको एपीएल। और प्रत्येक वर्ग के लिए कीमतें अलग अलग है, परंतु यह वर्गीकरण पूर्ण नहीं है क्योंकि इनमें अनेक हकदार क्या है, तो गरीब लोग बीपीएल एकल वर्ग से बाहर है और कई एपीएल श्रेणी के लोग एक फसल खराब होने से ही बीपीएल श्रेणी में आ जाते हैं और प्रशासकीय दृष्टि से इस परिवर्तन को समायोजित करना कठिन हो जाता है। यदि सरकार उपयुक्त कृषि अवसंरचना ऋणों की सुविधा उपलब्ध करवाती है और नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग को बढ़ावा देती है तो प्रत्येक जिला और ब्लॉक को खाद्यान्नों के पैदावार में आत्मनिर्भरता बनाया जा सकता है। केवल गेहूं और चावल पर ध्यान देने की अपेक्षा उस क्षेत्र में उगने वाली खाद्यान्न फसलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिसमें वृद्धि की बेहतर संभावना हो। और सिंचाई सुविधाओं और विद्युत उपलब्ध करवाने जैसे कि आवश्यकता संरचना को बढ़ावा देने से कृषि में क्या होती है, तो निजी पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलती है। सतत पोषणीय आधार पर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और अनाजों के उत्पादन को बंधन से मुक्ति से भारी मात्रा में रोजगार पैदा होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी भी घटेगी। धीरे धीरे खाद्य फसलों की कृषि का स्थान फसलों, सब्जियों, तिलहनों और औद्योगिक फसलों की कृषि लेती है जा रही है और इससे अनाजों और दालों के अंतर्गत निवल बोया गया क्षेत्र कम होता जा रहा है। भारत की बढ़ती जनसंख्या के साथ घटता खाद्य उत्पादन देश की भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। भूमि के आवास इत्यादि जैसे गैर कृषि भू उपयोगों और कृषि के बीच बढ़ती भूमि की प्रतिस्पर्धा के कारण बोए गए निवल क्षेत्रों में कमी आई। भूमि की उत्पादकता ने घटती प्रवृत्ति दर्शानी आरंभ कर दी है। उर्वरक, कीटनाशी और जिन्होंने कभी नाटकीय परिणाम प्रस्तुत किए थे को अब मिट्टी के निम्नीकरण का दोषी माना जा रहा है और जल की कालिक कमी के कारण सिंचित क्षेत्र में कमी आ रही है और असम जल प्रबंधन से जलांतरताएं और लवणताएं की समस्या खड़ी हो रही है। इसका एक मुख्य कारण है भूमि निम्नीकरण है। किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने के कारण जल सघन फसलों उगाने के लिए कुछ क्षेत्रों के किसानों को सिंचाई के लिए अधिकाधिक भूमिगत जलों को पंपों के द्वारा निकालने का प्रोत्साहन मिला और कम वर्षा वाले क्षेत्र जैसे पंजाब में चावल तथा महाराष्ट्र में गन्ने की खेती इसका उदाहरण है। इससे भूमिगत जल भृत में जल का भंडार कम होता जा रहा है और परिणाम कई कुएं और नलकूप सूख गए हैं और इसके सीमांत और छोटे किसान कृषि छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। चलिए आगे आते हैं। अगला है जैसे कि भारत खाद्यान्न फसल में आर्थिक से 16 का ही अभी नया वाला डाल देंगे हम लोग शॉर्ट वीडियो में, ठीक है, हम डाल देंगे आगे। बड़े किसानों और उनके गहरे नलकूप से क्या हुआ है, अभी भी पानी उपलब्ध है परंतु बहुत से दूसरे किसान जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। अपर्याप्त भंडारण सुविधाएं और बाजार के अभाव में भी किसान हतोत्साहित होते हैं। इस प्रकार के किसान उत्पादन और बाजार की अनियमितता से बुरी तरह प्रभावित होते हैं। उन्हें दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है। एक तो उन्हें कृषि लागतों जैसे उच्च पैदावार वाले बीजों, उर्वरकों इत्यादि के लिए
अधिक दाम देने पड़ रहे हैं और दूसरी ओर खरीद मूल्य बढ़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। किसानों की पैदावार एक साथ मंडी में पहुंचती है और जिसके कारण खरीद मूल्य कम मिलता है, परंतु इन्हें मजबूरी में अपने उत्पादन बेचने पड़ते, इसलिए छोटे किसानों की सुरक्षा बिना खाद्य सुरक्षा संभव नहीं है। आगे आते हैं वैश्वीकरण पर कृषि का प्रभाव। वैश्वीकरण क्या है? कोई नई घटना नहीं है। उपनिवेशिक काल में में भी यही स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उस समय भी भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के प्रोत्साहित किया जाता था। आज भी गर्म मसाले भारत से निर्यात किए जाने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल है। ब्रिटिश काल में अंग्रेजी व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया करते थे और मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाली उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर फली फूली। कौन कौन? तो मैनचेस्टर और लिवरपूल सूती वस्त्र। 1917 में बिहार में चंपारण आंदोलन के बारे में आप लोग पढ़े हुए होंगे। चंपारण आंदोलन 1917, इसकी शुरुआत इसलिए हुई थी क्योंकि इस क्षेत्र के किसानों पर नील की खेती करने के लिए दबाव डाला गया था। नील ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल था। क्या था? सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल था और ये किसान इसलिए भड़के क्योंकि इन्हें अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया गया था। और 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चावल, कपास, रबर, चाय, कॉफ़ी, जूट मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि की अत्यधिक सहायकी दी जाती है, जैसे कि सागौन के कुलोन का उत्तक संवर्धन देख सकते हैं। इसमें आगे आते हैं। आज भारतीय कृषि दोराहे पर है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना चाहिए। हरित क्रांति में लंबा चौड़ा वादा किया परंतु आज यह कई विवादों से घिरी हुई। यह आरोप लगाया जाता है कि हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अधिक प्रयोग, जल भृतों के सूखने और जैव विविधता विलुप्त होने के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ। आज जीन क्रांति संकेत शब्द है। क्या है? जीन क्रांति संकेत शब्द जिनमें जेनेटिक इंजीनियरिंग सम्मिलित है। आगे आते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग बीजों की नई संकर किस्मों का आविष्कार करने में शक्तिशाली पूरक के रूप में जानी जाती है। चलिए आगे आते हैं। आगे कि वास्तव में कार्बनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन, क्योंकि यह उर्वरकों तथा कीटनाशकों जैसे कारणों में निर्मित रासायनिक के बिना की जाती है, इसलिए पर्यावरण पर इसका क्या होता है? तो नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार की जरूरतों पर यदि खाद्यान्नों की खेती ही हो रही है तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकारमय है। भारत में लगभग 83.3 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर है। कितना? तो 83.3 करोड़ लोग। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है। भारतीय किसानों को शस्य वर्तन करना चाहिए और खाद्यान्न के स्थानों पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। इससे आमदनी अधिक होगी और इसके साथ पर्यावरण निम्नीकरण में कमी आएगी। फलों, औषधि, बायोडीजल और फसलों जैसे जेटर, फुआ, जजोबा, फूलों और सब्जियों को आदि उगाने के लिए चावल या गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होगी। भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर उपयोग किया जा सकता है। आगे आते हैं। अनाज के स्थान पर ऊंचे मूल्य की फसल उगाकर साग के प्रारूप में परिवर्तन का अर्थ होगा कि भारत को खाद्य फसल की आयात करना पड़ेगा। 1960 के दशक में इसे एक आपदा के रूप में देखा गया था, परंतु क्या हुआ? यदि हम कीमती फसलों को उत्पादन निर्यातक और करके खाद्यान्न आयात करते तो हम भी चिली, इजराइल और इटली की अर्थव्यवस्था का अनुकरण करेंगे, जो कि कृषि उत्पादन में फल, शराब, जैतून, विशेषकर बीज निर्यात जैसे फसलों को आयात करते हैं। क्या हम यह खतरा मोल नहीं करते? ये सब पर विवाद और जो भी वीडियो में नहीं मिल पाया है नए नए करंट के लिए कृषि में जैसे अग्रणी राज्य, ये सब शॉर्ट के माध्यम से डाल देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर ख़त्म होता है कृषि चैप्टर। कल अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो ये अध्याय आज यहीं पर समाप्त होता है। कल नई अध्याय के साथ हम जुड़ेंगे। अगली अध्याय 9 के साथ 5वें अध्याय के साथ जुड़ेंगे वाणिज्य के ओर से। ठीक है, धन्यवाद सभी को। यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो जिनको अच्छी लगे देखिएगा ज़रूर एक बार।
चलिए ख़त्म करते हैं।